हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मैंने मॉक टेस्ट पिछले कई कराए हैं। अभी ये आज मेरा न्यू मॉक टेस्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले मॉक टेस्ट का नियम पहले बता देती हूँ कि इस मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये 20 क्वेश्चंस पहले मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे उसका आंसर खुद से आप अपने आप से करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, मैं उसका आंसर की भी तुरंत ही बताना शुरू करती हूँ। और जब मैं आंसर की बताती हूँ तो बहुत डिटेल में उसका आंसर देती हूँ विथ फिगर के साथ। अगर प्रभाववादी शैली जैसे इसमें दिया है तो प्रभाववादी शैली में और कलाकार की कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, इन सब चीज़ों का मैं बहुत डिटेल में आंसर देती हूँ। तो जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, उनके लिए तो सब कुछ पता है उनको, पर जो लोग नए हों उनको मैं बता रही हूँ ये बात कि मेरी वीडियो से फिर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा। अगर आप नेट की जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड, तो मैं उसको भी आप लोग तक पहुँचाती हूँ, शेयर करती हूँ, जिससे आप अपने करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मॉक टेस्ट अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाववादियों ने कितनी प्रदर्शनियाँ आयोजित की थी? आंसर ए 2, 2, 5, 8, 10। आप आंसर अपना खुद से नंबर 1 दे के ABCD आप चेक करते हुए जाओगे। जैसे आप एग्ज़ाम में देते हो वैसे आपका 20 क्वेश्चंस का डेली का टेस्ट होता है ये, ठीक है। और आंसर में आपको बहुत सारा डिटेल मिलता है जो कि आपके 20 क्वेश्चंस आपके 60-80 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं। जब मैं आंसर देती हूँ तो डिटेल में देती हूँ, ठीक है। आपको पूरा एक तरह से देखा जाए तो प्रभाववाद आज मैं पूरी तरह से आपका कवर करा दूँगी। प्रभाववाद और पोस्ट प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। तो इस वाले मॉक टेस्ट से आपका प्रभाववाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं डैम श्योर ये करती हूँ कि आपको इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रम से लगाएं। क्या होता है नेट में, अगर जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनको पता हो या ना हो, तो अगर पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हों, मेरे वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं नेट जेआरएफ के, तो उसमें क्रम से लगाने के लिए आता है कि आर्टिस्ट के एज वाइज क्रम से लगाना होता है। तो मैंने ये दिया है क्लाउड मोने, एडवर्ड माने, सिसिली पिसारो, ठीक है। तो इसमें आपको ABCD के हिसाब से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एडगर देगा किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? रीतिवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद या घनवाद? इम्प्रेशन द सनलाइट चित्र किस कलाकार का है? एडवर्ड माने, क्लाउड मोने, एडगर देगा, मैरी कैसेट। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रभाववाद से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल छाँट के ले आती हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूट ना पाए आपसे, कि आपके एग्ज़ाम में आपको लगे कि प्रभाववाद में ये चीज़ मेरे से छूट गई हो, ठीक है। मेरी कैसेट कहाँ की कलाकार हैं? मेरी कैसेट एक लेडी कलाकार थी, ये कहाँ की हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एडगर देगा किस तरह की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध थे? ऑयल चित्रण, भित्ति चित्रण, पेस्टल ड्राइंग या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, बेलिली फैमिली नामक चित्र किस कलाकार की है? एडगर देगा, सोरा, एडवर्ड माने और क्लाउड मोने। पॉल सेजान किस शैली के कलाकार थे? इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, यथार्थवाद, फाववाद? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कलाकार था जो अपने चित्रों में बैले डांसर का चित्र बनाया करता था? एडगर देगा, माने, मोने, सौरा। आप अगर मैं फास्टली कर रही हूँ तो आप पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद आप आंसर खुद से दीजिए। अगर आपसे छूट गया तो आप बैक जाके फिर से देख लिए। आपके पास पूरा ये हैंडल करने के लिए यूट्यूब में ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसको कभी भी देखिए, कहीं भी देखिए, किसी भी तरीके से आगे करिए, पीछे करिए, सब कुछ इसमें आपके हिसाब से चलता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रभाववाद के एक ऐसे कलाकार हैं जो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रभाववाद के एक ऐसे कलाकार हैं जो मूर्तिकार भी थे। एडगर देगा, माने, मोने, सोरा। कौन से कलाकार थे जो मूर्तिकार भी थे? अगस्त रोनाय कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी या अमेरिका? लंचियन ऑन द बाथिंग
बोटिंग पार्टी चित्र का की किसने बनाया, सॉरी यहाँ पे है चित्र किसने बनाया है, ये रिम्ब्रा, रेनॉय, सोरा, माने। ठीक है। न्यूड नामक चित्र रेनॉय ने कब बनाया था, 1920, 1910, 1950, 1915 में। द डांसर नामक चित्र किसने बनाया था, देगा, सोरा, अगस्त रेनॉय, माने। हेनरी टॉलिस लॉथरेक किस शैली के कलाकार हैं, प्रभाववाद, रीतिवाद, यथार्थवाद या घनवाद। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा प्रभाववादी कलाकार व्यंग चित्रकार भी था, हेनरी टॉलिस लॉथरेक, क्लाउड मोने या एडवर्ड माने या दिलाक्रा। ठीक है। नव प्रभाववाद को और किस नाम से जाना जाता है, पॉइंटिज्म, विभाजनवाद, सिंबोलिज्म या ABC तीनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पाल सेजान किस शैली के कलाकार हैं, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, यथार्थवाद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, सोरा का बिंदुवाद से संबंधित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, सनराइज, बैले डांसर, अ संडे आफ्टरनून एट द आइसलैंड और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, बाथर्स एट द अस्नियर्स नामक चित्र किस शैली का है, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, भाववाद, घनवाद। ठीक है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस। अब मैं आपको डिटेल में विद फिगर आंसर की देने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका ये 20 क्वेश्चन डैम श्योर मैं कह रही हूँ कि 80 क्वेश्चंस के बराबर होंगे, अगर प्रभाववाद से मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है। तो प्रभाववाद और पोस्ट प्रभाववाद मीन्स उत्तर प्रभाववाद से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये पूरी इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में मैं समझा दूंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रभाववाद के बारे में। प्रभाववाद में क्या हुआ था कि जब कलाकार अपनी कलाकृतियों को वहाँ के नेशनल गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता था, जैसे एडवर्ड माने जो थे प्रभाववाद का, इन्होंने सबसे पहले बीजारोपण किया। कहा जाता है कि तृण पर भोजन जो था, लंचियन ऑन द ग्रास, वो चित्र था एडवर्ड माने का। और एडवर्ड माने ने जब इसको प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर भेजा तो वो चित्र प्रदर्शनी से अस्वीकृत कर दी गई थी सन 1863 में। 1863 में ये वर्ष प्रभाववाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस वर्ष में इनकी प्रदर्शनी को, इनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। फिर जब दिलाक्रा व नवशास्त्रीयतावाद चित्रकारों ने नेता यंग अंग्र की मृत्यु हो चुकी थी तो यथार्थवाद का बीजारोपण करके कुर्बे फ्रांस से आ गए थे। नवीन चित्रकार तीनों वादों का निष्पक्ष अध्ययन करके नवनिर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांत की खोज में थे। ठीक है। तो इस तरीके से गोया जो थे वो स्वतंत्र बुद्धि वेनिशियन चित्रकारों के चमकीले रंगांकन से प्रभावित थे और पूर्वगामी क्रांतिकारी चित्रकारों की कलाकृतियों व सिद्धांतों के अध्ययन से वे आधुनिक चित्रकला का प्रतिपादन नींव डाल रहे थे। किंतु फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था के सत्ताधारियों ने दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं पड़ा और 1963 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, जिसमें परंपरागत विचारों के निर्णायकों का बहुमत था, 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए। अस्वीकृत चित्रकारों ने कोलाहल मचाया और राजा ने मध्यस्थता करके इन चित्रकारों के चित्रों की स्वतंत्र प्रदर्शनी कराने का आदेश दिया। यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो अस्वीकृत चित्रकार इस प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे, उनको 2 सप्ताह के अंदर चित्रों को वापस लेने की सूचना दी गई। बहुसंख्यक चित्रकारों ने अपने चित्रों को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया, किंतु कुछ चित्रकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लेना अपना सम्मान नहीं समझा। ठीक है। तो कई लोगों ने उस समय अपना चित्र वापस ले लिया था। फिर इस तरीके से करते करते जब माने, मोने इन लोगों ने मिलकर कलाकृतियों को, प्रभाववादी कलाकृतियों को प्रदर्शनी करना शुरू किया, तो इस तरीके से चलते चलते 8 प्रदर्शनियाँ आयोजित की थी। 8 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई थी प्रभाववाद की। ठीक है। 8वीं प्रदर्शनी जो थी वो लास्ट थी। क्रम से लगाएं। ठीक है। अब क्रम से लगाने में इसमें 8वीं प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। 8वीं प्रदर्शनी का आयोजन जब प्रसारों के सुझाव से सोरा और सिन्या को
निमंत्रित किया गया था, तो इस प्रदर्शनी में मोने, रेनवार, सिसिली व सेजान ने भाग नहीं लिया। दर्शकों में गोंगुआ, मेरी कैसेट और आदिलो रेंदो प्रमुख थे। तो मेरी कैसेट जो थी वो अमेरिका से आई हुई थी। यह प्रदर्शनी प्रभाववादियों की अंतिम प्रदर्शनी रही। इसके साथ साथ जब 8 प्रदर्शनियाँ हो चुकी थी तो इसके साथ साथ प्रभाववाद का विघटन हो चुका था। 8 प्रदर्शनियाँ हुई थी, जब उसके बाद ये समाप्त हो गया प्रभाववाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम से लगाए हैं। क्लाउड मोने, एडवर्ड माने, सिसिली और पिसारो। तो क्लाउड मोने जो थे वो 1840 और 1926 1840 के थे। ठीक है, और एडवर्ड माने, सिसिली क्लाउड मोने जो थे 1840, एडवर्ड मोने 1832, सिसिली 1839 और पिसारो 1831। तो सबसे पहले हो जाएगा डी पिसारो, उसके बाद बी एडवर्ड माने 1832, देन सिसिली, सी, उसके बाद ए क्लाउड मोने। तो डी बी सी ए। ठीक है, डी बी सी ए। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, चेक नहीं करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एडगर देगा किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? एडगर देगा जो थे वो प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार थे। राइट आंसर इज सी, प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार थे। रेखांकन व संयोजन के विचारों से प्रभाववादियों में सर्वश्रेष्ठ व संसार के महान चित्रकारों में से एक थे ये एडगर देगा। अब प्रभाववादियों की भांति क्षणिक दृष्टि प्रभाव को प्रमुख महत्व देकर उन्होंने चित्रण किया, परंतु चित्रांतर्गत मानवाकृतियाँ के स्वतंत्र व्यक्तित्व को खोने नहीं दिया। ठीक है, एडगर देगा ने मानव चित्रकृतियों को अपने चित्रों में समाहित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इम्प्रेशन द सनलाइट चित्र किस कलाकार का है? ये है आपके क्लाउड मोने का। राइट आंसर इज बी, क्लाउड मोने। मेरी कैसेट कहाँ के कलाकार हैं? ये प्रभाववाद से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। ये टीजीटी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो, इसमें प्रभाववाद क्वेश्चन तो पक्का लिखना ही आना है। ठीक है, मेरी कैसेट अमेरिकन कलाकार थी, अमेरिकन कलाकार। आप एक बार मेरी कैसेट के बारे में जान लेंगे कि मेरी कैसेट एक लेडी कलाकार थी। वो जो प्रभाववाद की कलाकृतियाँ स्वीकृत नहीं हो रही थी तो उनको बुलाया गया यहाँ पर, और इन्होंने सोरा और रेनवा के साथ मिलकर लास्ट प्रदर्शनी की, लास्ट से पहले 7th भी की थी। जब इन लोगों ने मिलकर प्रदर्शनी करना शुरू की तो प्रभाववाद का थोड़ा बहुत नाम होने लगा था। आगे चल के प्रभाववाद में चेंज हो गया था, काफ़ी इसका नाम होने लगा था। इसलिए मेरी कैसेट को प्रभाववाद में बहुत प्रमुख माना जाता है। ठीक है, ये एक प्रिंट मेकर भी थी और पेंटर भी थी, आर्टिस्ट पेंटर भी थी और प्रिंट मेकर भी थी। क्वेश्चन नंबर 6, एडगर देगा किस तरह की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध थे? एडगर देगा मुख्यतः पेस्टल ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध थे। राइट आंसर इज सी, पेस्टल ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने पेस्टल ड्राइंग में ही बेले डांसर वगैरह के चित्र बनाए हैं। सॉरी, मैंने कुछ पेंटिंग्स आपको दिखाना भूल गई। ठीक है, तो मैं पेंटिंग्स भी दिखाती हूँ। लास्ट के 4th नंबर के इम्प्रेशन द सनलाइट। ठीक है, ये जो है क्लाउड मोने का इम्प्रेशन द सनलाइट, ये रहा इम्प्रेशन द सनलाइट क्लाउड मोने का। ये जब प्रभाववाद में आए तो इन लोग का मुख्य ध्येय क्या था कि पल पल के क्षण को बदलते हुए कैसे लाइट चेंज हो रही है उसको वो दिखाना चाहते थे। उनको डिटेलिंग से कोई मतलब नहीं था उस समय। वो बस लाइट का जो सबसे ज़्यादा लाइट का वो अध्ययन करते थे कि सुबह की लाइट में कैसी चीज़ें दिखती हैं। उसके बाद 1 आवर की कहा जाता है कि घास का ढेर एक उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने 10-12 कैनवस एक साथ रखे थे, और वो सुबह के मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग वाली लाइट से लेके इवनिंग तक की लाइट का उन्होंने 10 कैनवस 12 कैनवस लगा रखे थे, और सब पे वो 1-1 2-2 घंटे काम करते थे। जैसे ही उस लाइट का टाइम चला जाता था वो दूसरे कैनवस पे लग जाते थे। तो इस तरह से वो कैसे प्रभाववाद का मेन ध्येय यही था कि जो प्रकाश आता था सूर्य का उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो इस तरीके से इम्प्रेशन द सनलाइट जो थी वो क्लाउड मोने की फर्स्ट पेंटिंग कही गई थी प्रभाववाद की। ठीक है,
ये थी मैरी कैसेट। इनका सिर्फ मैंने पिक्चर्स लिया है एक आपको दिखाने के लिए, जस्ट मैरी कैसेट का। बेलिली फैमिली नामक चित्र किस कलाकार का है? तो बेलिली फैमिली, बेली से जहाँ भी बात आती है वो आपके एडगर देगा से आती है, ठीक है। डांसर नामक चित्र कई आर्टिस्ट बनाए हैं, बस बेले डांसर की बात अगर आती है तो एडगर देगा ही उसके मेन कलाकार कहे जाएंगे, ठीक है। तो जो एडगर देगा थे उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1834, 1834 में उनका जन्म हुआ था। ये एक फ्रेंच कलाकार थे और अपने पेस्टल ड्राइंग और ऑयल पेंटिंग से बेलेरियंस के लिए प्रसिद्ध थे। देगा ब्रोंज मूर्तियाँ, प्रिंट्स और रेखा चित्र के लिए प्रसिद्ध थे और आधे से ज़्यादा चित्र इनके डांस के लिए भी प्रसिद्ध थे। जबकि देगा प्रभाववाद के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं और आउटडोर चित्र नहीं बनाया था इन्होंने कभी भी, जैसा कि प्रभाववादियों ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पॉल सेजान किस शैली के कलाकार थे? पॉल सेजान जो थे वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के कलाकार थे, ठीक है। राइट आंसर इज बी, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार था जो अपने चित्रों में बेले डांसर का चित्र बनाया करता था? तो राइट आंसर है एडगर देगा, ए हो जाएंगे एडगर देगा। देगा के बेले डांसर की चित्र मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये था बेलेली फैमिली, फैमिली का चित्र जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था, बेलेली फैमिली किसका है, उसका ये चित्र है। नेक्स्ट, ये था देगा का बेले डांसर जो विद बुके है, ये बेले डांसर विद बुके। ये भी एक बेले डांसर का है एडगर देगा का, आप देख सकते हैं। इसमें बेले डांसर को इन्होंने फ्रील वाले फ्रॉक के साथ किस तरीके से दिखाया है और बेले जब करते हैं तो पैर के मूवमेंट जो होते हैं वो इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से अपने पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की है और मूवमेंट पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गर्ल्स हैं और इनके पैर के मूवमेंट्स और हाथ के मूवमेंट्स आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, ठीक है। एडगर देगा का एक और चित्र है, ये देख सकते हैं इसको। ये भी एडगर देगा का बेले डांसर, ये भी है एक। अगस्त रेनॉय कहाँ के कलाकार थे? राइट आंसर इज ए, फ्रांस के कलाकार थे। अगस्त रेनॉय जो थे वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इनका जन्म सन 1841 में हुआ था, 1841 में हुआ था। उनकी डेथ हुई थी 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंचियन ऑफ द वोटिंग पार्टी। लंचियन ऑफ द वोटिंग पार्टी चित्र किसने बनाया है, किसका है ये? अगस्त रेनॉय का, अगस्त रेनॉय। राइट आंसर इज बी, अगस्त रेनॉय। ये है चित्र लंचियन ऑफ द वोटिंग पार्टी, चित्र अगस्त रेनॉय ने बनाया था। आप देख सकते हो एक तरह से ध्यान अगर दिया जाए तो रेनॉय का और प्रभाववादियों के कलाकृतियों में आप एक लाइट का अलग से शेड एक तरीके से देख सकते हो, जो हम पिछले पेंटिंग्स में देखते आए हैं, माइकल एंजेलो और राफेल, और उसके आगे हम कई कलाकारों के बारे में पढ़े, दिलाक्रा। सारे जो कलाकार थे वो बिल्कुल रियलिस्टिक और शास्त्रीयतावाद, न्यू क्लासिसिज्म और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन जब हम प्रभाववाद के पास आते हैं तो उनकी कलाकृतियों को ऐसे देखते हैं जैसे प्रभाववादियों ने एक लाइट का और एक प्रभाव का, जो लाइट का इम्प्रेशन दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल शास्त्रीयता से, क्लासिसिज्म से दिखाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने चित्रों में सिर्फ लाइट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगस्त रेनॉय जो थे वो भी प्रभाववादी थे और उन्होंने भी जो लंचियन ऑन द वोटिंग पार्टी बनाई थी वो भी आपका देख सकते हो आप एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनॉय की एक और पेंटिंग थी न्यूड नामक चित्र, जो कि कब बनाया गया था? ये था, इसका टाइम पीरियड जो था 1910 था, 1910। ये ऑयल एंड कैनवस था और इसका साइज जो था 51 इंच बाई 68 इंचेस, ठीक है। इसका चित्र भी दिखाते, ये है रेनॉय का द न्यूड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि द डांसर नामक चित्र किसने बनाया है। आप द डांसर से कंफ्यूज हो सकते हो कि देगा का भी होगा, और लेकिन जब बैले डांसर की बात आती है तो देगा है, और अगर डांसर सिर्फ ये एक
चित्र है अगस्त रेनॉय का, तो ये एक चित्र की बात आती है तो अगस्त रेनॉय का है। आपको याद रखना होगा। इस चित्र का मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। ये है द डांसर। ये अगस्त रेनॉय के पेंटिंग है जो कि 1874 में बनी थी। अभी ये वाशिंगटन डीसी नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में रखी हुई है, संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दूसरे आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, हेनरी टोलूज लॉथरेट, जो कि एक इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट थे, प्रभाववाद के कलाकार थे, जाने माने कलाकार थे हेनरी टोलूज लॉथरेट। ये एक प्रभाववादी कलाकार थे, इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, राइट आंसर इज ए, इम्प्रेशनिज्म। टोलूज लॉथरेट जो थे उनके अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान थे। कहा जाता है कि उनकी शैली पूर्ण रूप से प्रभाववादी नहीं मानी जा सकती। ये एक फ्रेंच पेंटर थे और प्रिंट मेकर भी थे। ये एक ड्राफ्टमैनशिप थे और कार्टूनिस्ट भी थे। इन्होंने इलस्ट्रेशन भी किया था, अपने चित्रों को इन्होंने बुक्स के इलस्ट्रेशन में भी यूज़ किया था। ठीक है, तो टोलूज लॉथरेट जो थे वो मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग थी उसका नाम, कौन सा प्रभाववादी जो था वो व्यंग्य चित्रकार भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी टोलूज लॉथरेट जो थे वो व्यंग्य चित्रकार भी माने जाते हैं। ठीक है, ये है पेंटिंग हेनरी टोलूज लॉथरेट की एट द मिलियन रॉक। ठीक है, देख सकते हो ये 1892 की चित्र की पेंटिंग है। 1892 से 1895 तक ऑयल ऑन कैनवस बनी थी। ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आ जाती है ये वाली पेंटिंग। जब हम कलाकार की बात करते हैं तो इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कलाकार एक एक गतिविधियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं उनके हिसाब से वो अपने चित्रों को, जब वो चित्र मूवमेंट करता है तो उनका जो कलाकृति थी वो भी मूव कर जाती है। जैसे इम्प्रेशनिज्म हेनरी टोलूज लॉथरेट थे, पर इनकी जो ये कलाकृति है ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आ जाती है। ठीक है, नव प्रभाववाद को और किस नाम से जाना जाता है? मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिंदुवाद आ जाता है, विभाजनवाद आ जाता है, सिम्बोलिज्म आ जाता है, डिवीजनिज्म आ जाता है, तो न्यू इम्प्रेशनिज्म आता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। लेकिन यही एक ऐसा वाद है जिसको कई नामों से जाना जाता है। क्योंकि जब सोरा जो थे वो पॉइंटिज्म करते थे, पॉइंट से काम करते थे, तो उस को पॉइंटिज्म कहा गया। उसी पॉइंटिज्म में जब उन्होंने कलर को डिफरेंट कलर को रखा तो उसको विभाजनवाद कहा गया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि कलर को मिक्स नहीं करते थे तो इसको सिम्बोलिज्म कहा गया। फिर इसको डिवीज़निज्म कहा गया, डिवीज़न टेक्निक में भी इसको कहा गया। तो इस तरीके से इसके कई नाम पड़ गए। तो इसका राइट आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने लगाया हो वो चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल सेजान किस शैली के कलाकार हैं? पॉल सेजान जो थे वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के कलाकार हैं। अब हम इम्प्रेशनिज्म से पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉल सेजान जो थे वो फादर ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहे जाते थे। जॉर्ज स्यूरत और इनको पॉल सेजान और जॉर्ज स्यूरत ये दोनों कलाकार थे जो कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 सोरा, जॉर्ज स्यूरत को सोरा भी कहते हैं, हिंदी में इसको सोरा कहते हैं क्योंकि सूरत लोग हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। तो सोरा की बिंदुवाद से संबंधित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इनका जो प्रसिद्ध चित्र था वो अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जेट। ठीक है, तो इसके आगे ला ग्रैंड जेट भी था, आइसलैंड है, हम जनरली इसी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको, उससे अंदाज़ा लग जाए। ये है जॉर्ज स्यूरत का पॉइंटिज्म से बना हुआ अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जेट। ठीक है, इसमें आपको हम जितना ही इनलार्ज करते हुए जाएंगे, ये तो पिक्चर है, ये पूरी तरह से पॉइंट से बनी हुई है। ऐसे ऐसे उन्होंने कलर्स को रखा है। स्योरा का मानना था कि कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसका जो फ्रेशनेस है वो चला जाता है। इसलिए स्योरा ने पूरी चित्र को इस तरीके से बनाया कि उन्होंने ब्रश से सिर्फ कलर को रख कर ही बनाया। एक पॉइंट करके कितनी भी बड़ी
पेंटिंग्स होती थी उनकी, वो उसी तरीके से उसको चित्रित किया करते थे। हाँ, अलग बात थी कि उसमें रियलिज़्म चला गया, इस चीज़ को, इस टेक्निक को लाने में रियलिस्टिक बिल्कुल चला गया, एक तरह से ये कार्टूनिस्ट की तरफ से चला गया। और इसकी जो कलाकृतियाँ थी, शैडो भी उन्होंने दिया, सब कुछ किया, पर कलर फ्रेशनेस रह गया, प्रभाववाद से ही जुड़ा रह गया। ये आप इसको देख सकते हो कैसे यथार्थवाद से हम बात करते हुए आए, हम जब पुनरुत्थान काल से बात कर रहे थे, और कैसे कैसे कलाकृतियाँ कलाकारों की चेंज होती जा रही हैं, और कैसे कैसे मूवमेंट चेंज होते जा रहे हैं, इसका हम पूरी तरह से देख सकते हैं। आप मेरी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, अगर सिर्फ उसी को उठा के देख लो तो आपको पूरी तरह से वेस्टर्न आर्ट की टेक्निक समझ में आती चली जाएगी कि कैसे हम शास्त्रीयतावाद से, कैसे हम एक ट्रेडिशनल से कैसे मॉडर्न की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे और मॉडर्न की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्यूबिज्म को, देखेंगे फाविज्म को देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि चित्रों की कैसे विकृति होती जा रही है। यहाँ तक तो फिर भी हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसको बस कलर करने की टेक्निक की वजह से ये चित्र ऐसे बन पड़े हैं, बट हम आगे चलते चले जाएंगे तो चित्रों की विकृति हमें दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कैसे चित्र डिस्ट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाथर्स एट द आस्नियर्स नामक चित्र किस शैली का है? ये जो शैली थी ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म थी, वही वाली, लेकिन इसके जो चित्रकार हैं जॉर्ज स्यूरत, इनका आप देख सकते हो कि थोड़ी सी मीन्स टेक्निक वही रखा है इन्होंने, बट इन्होंने जो चित्रों में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सोरा का विचार था कि केवल विशुद्ध रंगों के बिंदुओं में अंकन करने से चित्रकार का कार्यभाग पूरा नहीं होता जब तक आकृतियों में त्रिमिति का आभास उत्पन्न नहीं होता। वे कहते थे कि चित्रण खुदाई के समान है। अपने चित्रों में प्रकाश को उन्होंने ऐसे सांचे में ढाला कि प्रत्येक वस्तु व मानवाकृतियाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ जगमगाहट भरे चंचल वातावरण के परिवेश होकर दर्शक के सम्मुख खड़ी होती थी, एवं दर्शक एक अनोखे, ये था इनका चित्र, दर्शक एक अनोखे काव्यमय दृश्य को अनुभव कर लेता था। उन्होंने इस चित्र में किस तरह से त्रिमिति मीन्स 3 डायमेंशनल दिखाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से सोरा जो कहते थे कि विशुद्ध रंगों को लगा के हम उसको सिर्फ अंकन ही कर देना नहीं, उसमें हम 3 डायमेंशनल चित्र निकालना। चित्रों को उन्होंने कहा कि चित्र खुदाई के समान है। अपने चित्रों में प्रकाश को उन्होंने ऐसे सांचे में ढाला कि प्रत्येक वस्तु व मानवाकृतियाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ जगमगाहट भरे चंचल वातावरण से पर्सपेक्टिव होकर दर्शक के सम्मुख खड़ी होती थी। तो ये चित्र जो था इनका लास्ट वाला जो मैंने दिखाया, ये पूरी तरह से पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में था। इसका जो साइज़ था ये 79 मीन्स 79 इंच बाई 118 इंच 118 इंच था। ये नेशनल गैलरी लंदन में रखी हुई है। ठीक है, जब इन्होंने ये चित्र बनाया था तो ये 24 साल के, मात्र 24 साल के थे। ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड ओनली। ठीक है, ये चित्र बना था 1884 में, 1884 में। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, 1884। अब हम ऐसे बढ़ेंगे जब मॉडर्न की तरफ हम आते जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट ज़रूर देखिएगा हमारा। मैं अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट नेक्स्ट डे लाती हूँ। एवरी डे मेरा एक मॉक टेस्ट आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।